जय मां सरस्वती। आदरणीय विद्यार्थियों, अभिभावकों, ये SVN की तरफ से विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कि बालक घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम से जुड़ सके और अपने अध्याय को आगे बढ़ा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। मौर्य प्रशासन, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा और बताया कि भाई मौर्य साम्राज्य स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में बिंदुसार, फिर उसके बाद में अशोक और कुणाल, संप्रीत, दशरथ, रघुरथ, इन राजाओं ने, ये प्रमुख राजा थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और एक लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य को ने भारतवर्ष के ऊपर शासन किया। इन्होंने जो पश्चिम जो आक्रमण होते थे उनका भी सामना किया, जैसे यूनानी आक्रमण का सामना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अन्य राजाओं ने भी सामना किया और उनको असफल किया और भारतवर्ष के अंदर एक विशाल एकीकृत साम्राज्य की प्रथम बार स्थापना की, जिससे पूरा भारतवर्ष एक विशाल जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार से जो चलाया जाता था, किस प्रकार से उसके अंदर नियंत्रण होता था। सर्वप्रथम भारत के अंदर मौर्यों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। सबसे पहले भारत के अंदर एकीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करने का श्रेय मौर्यों को जाता है। सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता था। मंत्रिपरिषद की सहायता से जो सम्राट होता था वो शासन करता था, सभी क्षेत्रों की, प्रांतों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता था और उसे आगे बढ़ाता था। मंत्रिपरिषद के अलावा सहायता देने के लिए एक मंत्री नामक उप समिति होती थी। यहाँ विशेष बात ध्यान देने की बात है कि मंत्री नामक एक समिति होती थी जिसकी सहायता से जो है शासन किया जाता था। ये उप समिति होती थी, यह मंत्रिमंडल को सलाह देती थी, मशवरा देती थी, उसके कार्यों में सहायता देती थी। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री जिनको बोलते हैं, उनके अधीन जो राज्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से ये मंत्री नामक की एक उप समिति होती थी। उस समय जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है जो चाणक्य की सहायता से लिखा गया, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के द्वारा बताया गया कि उस समय 18 विभाग होते थे। 18 विभागों के अंदर प्रशासन किया जाता था, जिन्हें तीर्थ कहा गया। ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें तीर्थ कहा जाता था, विभागों को तीर्थ कहा जाता था। ये जीके का प्रश्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे 18 में, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में जैसे केंद्रीय प्रशासन है, ऐसे ही प्रांतीय शासन होता था। मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी 5 प्रांतों में बांट करके शासन किया जाता था। जैसे वर्तमान में भारत राज्यों में बटा हुआ है, उसी प्रकार मगध साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट करके शासन किया जाता था। प्रांतों के शासक प्राय राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र होते थे, यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रांतों का प्रमुख बनाया जाता था। राजवंशी कुमार से यह मतलब है कि राजा का परिजन, राजा का परिजन को ही मुख्य प्रशासक बनाया जाता था, यानी हर प्रांत की जिम्मेदारी राजा के परिजन के पास होती थी या किसी आर्य पुत्र के पास होती थी। आर्य से अर्थ है, आर्य कोई जाति का नाम नहीं है। आर्य का अर्थ होता है कि भाई जो सुसंस्कृत हो, योग्य हो, शिक्षित हो, चरित्रवान हो, नैतिक हो, उसे आर्य कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आर्य से समझना है आर्य किसे कहा जाता था। प्रांत आहार या विषयों में विभक्त था। आगे हमें ध्यान देने की बात है कि भाई जो प्रांत होते थे उनको बांटा जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्हें आहार या विषय कहा जाता था। समझने की बात है कि जिस प्रकार आज कोई राज्य होता है तो राज्य के अंदर जो जिले होते हैं उसी प्रकार या आहार और विषय होते थे।
तो ये हुआ प्रांतीय शासन, हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय शासन। अब हम देखेंगे भाई नगर में किस प्रकार के शासन होता था उस समय। नगर शासन प्रबंध जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्य होते थे उस मंडल में। उस मंडल के द्वारा नगर के पूरे प्रशासन का नियंत्रण किया जाता था, निर्देशन किया जाता था, संचालन किया जाता था। ये जो मंडल होता था ये 5-6 समितियों में विभक्त था, 6 समितियों में बटा हुआ था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। प्यारे विद्यार्थियों, हर समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे जो नगर के रखरखाव की, व्यवस्था की, प्रशासन की, उसका ध्यान रखा जाता था। जैसे कि सामान सही तोला जा रहा है कि नहीं, या कोई मिलावटी सामान तो नहीं दिया जा रहा है और ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया जा रहा है, विदेशी कोई बाहर से नगर में आ रहा है तो उसका ध्यान रखा जाता था इन समिति के द्वारा। अलग अलग समिति के पास अलग अलग जवाबदारी होती थी, जिम्मेदारी होती थी और समितियां अपना कार्य बखूबी करती थी। नगर के जो प्रमुख होते थे वो जो ग्राहक बना करके भेजते थे, दुकानदारों की जांच होती थी कि भाई वो सही जनता के साथ मूल्य पर वस्तु तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं भी यह पाया जाता था कि भाई जनता के साथ वस्तुओं के मूल्य में बढ़ा के लिया जा रहा है या मिलावटी सामान दिया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है राजा के खिलाफ, तो उसकी व्यवस्था वहाँ थी। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, नगर व्यवस्था के बाद में नगर शासन के बारे में हमने जाना तो 3 भागों में मुख्यतः बटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय शासन और नगर शासन। तो मौर्य प्रशासन बहुत ही सजग था। ये वर्णन जो बाहर से आते थे उस समय यात्री, उनके इतिहास में मिलता है किस प्रकार मौर्य प्रशासन बड़ा ही सजग और चुस्ती के साथ कार्य करता था। अब हम जानेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। मौर्यों की सेना के संगठन के लिए एक पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। यहाँ भी ध्यान रखने की बात है भाई 6 समितियाँ होती थी, हर समिति का कार्य अलग था, उसकी जिम्मेदारी अलग थी और उसकी भूमिका अलग थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ सेना को 5 भागों में बांटती थी। 5 भागों में बांट करके उसके लिए सुविधाएं, आवश्यकताएं ये पूरी करती थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। पैदल सैनिक होते थे जो पैदल युद्ध करते थे। अश्वरोही सैनिक, उनके लिए अलग समिति होती थी। हाथी की जो बटालियन होती थी उसके लिए अलग समिति होती थी। रथ की जो बटालियन होती थी उस समय रथों से भी युद्ध किया जाता था। और नौसेना, क्योंकि मौर्यों का प्रशासन, मौर्यों का साम्राज्य समुद्र की सीमा तक था, इसलिए मौर्यों के पास एक विशाल जो है नौसेना भी थी। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय मौर्यों के पास विशाल सेना थी जिसकी सहायता से वो एकीकृत भारत का निर्माण कर पाए। अब हम जानेंगे मौर्यकालीन समाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय मौर्य काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इसी सामाजिक संगठन पर वो आधारित थी। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अंदर बटी हुई थी। ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन, अध्यापन, दान और शिक्षा का कार्य, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम सैनिक, युद्ध कौशल और रक्षा करना ये कार्य था। वैश्य का व्यापार, वाणिज्य, कृषि था और शूद्र का काम सेवा करने का था। तथा इनके अलावा अनेक अन्य जातियां वहाँ थी, जैसे निषाद, पार्श्व, व्रतकार, शता, विदेह, सूत, चांडाल आदि। उस समय इनमें जो है समाज विभाजित था। यह मौर्यकालीन समाज की बात आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य काल एक सुदृढ़ काल था। इस समय भारत ने हर क्षेत्र के अंदर उन्नति की, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर मौर्य समाज ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन्नत किया और आगे बढ़ाया। इसके बाद मौर्य काल में हम देखते हैं कि अशोक के बाद में जो राजा हुए, जैसे कुणाल, संप्रीत, दशरथ, रद्रथ, तो इन्होंने लगभग 50 साल तक ये शासन कर पाए और इसके बाद में मौर्य वंश समाप्त हो गया।
अंतिम राजा जो वृद्धरथ था, इसकी हत्या करके इसके सेनापति ने, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना 185 ईस्वी पूर्व के लगभग की है। तो शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व स्थापित हुआ और यह 73 ईस्वी पूर्व तक चला। तो प्यारे विद्यार्थियों, 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। वह काफी अनुभवी योग्य व्यक्ति था। उसने अनेक जो है विजयी प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ भी किया। 2 बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया। प्यारे विद्यार्थियों, अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि उस काल में राजा जो होते थे वो एक यज्ञ करते थे। उस यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जितनी दूरी में घूम करके आ गया, उतनी दूरी के अंदर, मतलब ये माना जाता था कि कोई राजा उसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं और ऐसा उसने 2 बार किया। 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो ये साबित करता है कि पुष्यमित्र शुंग उस समय निर्विरोध भारतवर्ष का एक महान सम्राट था। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक और भागवत और देवभूति, ये राजा हुए इस वंश के, जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया और शासन कार्य किया। 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति को उसके अमात्य ने सिंहासन से उतार दिया। जैसा इस शासन वंश की स्थापना में हुआ कि सेनापति ने राजा को मार करके शासन प्राप्त किया और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार जो इस वंश का अंत हुआ और उसके अमात्य ने उसको सिंहासन में उतार दिया। इसके बाद में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। यह आंध्र वंश भी कहलाता है। आंध्र में सिमुक नाम के व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा और उसके बाद इस वंश में अन्य एक राजा हुए, लेकिन वो इतने योग्य नहीं हुए। 23वां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। उसने पश्चिमी क्षत्रियों को पराजित किया, यानी पश्चिम दिशा से, भारतवर्ष के पश्चिम दिशा से जो आक्रमणकारी आते थे, जो बाहरी आते थे, उन क्षत्रियों को पराजित किया और सुरक्षा की। इस वंश का 27वां शासक भी यज्ञश्री सातकर्णी भी प्रभावी शासक रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्यकालीन समाज के बारे में और शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में। इन्हें आप अपनी कॉपी में उतारें, इनका अध्ययन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। इस समय का फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन से जुड़े सुचारू रूप से, जिससे आपका अध्ययन आगे बढ़ पाए। आप जो है पाठ्य पुस्तक भी ले सकते हैं, पड़ोसी बालक है उसे 10वीं क्लास की पुस्तकें ले सकते हैं, आप 9वीं में 10वीं की ले सकते हैं, 8वीं में 9वीं की ले सकते हैं और घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इस समय का हर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए और शिक्षा से अपने आप को जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में हम शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु के पद पे आ पाए थे और भविष्य में भी ये इसी माध्यम से संभव है। यही एकमात्र माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी बालक इसको उतारेंगे, अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे। जय मां सरस्वती। आदरणीय विद्यार्थियों, अभिभावकों, ये SVN की तरफ से विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कि बालक घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम से जुड़ सके और अपने अध्याय को आगे बढ़ा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। मौर्य प्रशासन, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा और बताया
कि भाई मौर्य साम्राज्य स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में बिंदुसार, फिर उसके बाद में अशोक और कुणाल, संप्रीत, दशरथ, भद्रथ, इन राजाओं ने, ये प्रमुख राजा थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और एक लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य को ने भारतवर्ष के ऊपर शासन किया। इन्होंने जो पश्चिम जो आक्रमण होते थे उनका भी सामना किया, जैसे यूनानी आक्रमण का सामना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अन्य राजाओं ने भी सामना किया और उनको असफल किया और भारतवर्ष के अंदर एक विशाल एकीकृत साम्राज्य की प्रथम बार स्थापना की, जिससे पूरा भारतवर्ष एक विशाल जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार से जो चलाया जाता था, किस प्रकार से उसके अंदर नियंत्रण होता था। सर्वप्रथम भारत के अंदर मौर्यों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। सबसे पहले भारत के अंदर एकीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करने का श्रेय मौर्यों को जाता है। सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता था। मंत्रिपरिषद की सहायता से जो सम्राट होता था वो शासन करता था, सभी क्षेत्रों की, प्रांतों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता था और उसे आगे बढ़ाता था। मंत्रिपरिषद के अलावा सहायता देने के लिए एक मंत्रिण नामक उप समिति होती थी। यहाँ विशेष बात ध्यान देने की बात है कि मंत्रिण नामक एक समिति होती थी जिसकी सहायता से जो है शासन किया जाता था। ये उप समिति होती थी, यह मंत्रिमंडल को सलाह देती थी, मशवरा देती थी, उसके कार्यों में सहायता देती थी। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री जिनको बोलते हैं, उनके अधीन जो राज्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से ये मंत्रिण नामक की एक उप समिति होती थी। उस समय जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है जो चाणक्य की सहायता से लिखा गया, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के द्वारा बताया गया कि उस समय 18 विभाग होते थे। 18 विभागों के अंदर प्रशासन किया जाता था, जिन्हें तीर्थ कहा गया। ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें तीर्थ कहा जाता था, विभागों को तीर्थ कहा जाता था। ये जीके का ही प्रश्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे 18 में, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में जैसे केंद्रीय प्रशासन है, ऐसे ही प्रांतीय शासन होता था। मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी 5 प्रांतों में बांट करके शासन किया जाता था। जैसे वर्तमान में भारत राज्यों में बटा हुआ है, उसी प्रकार मगध साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट करके शासन किया जाता था। प्रांतों के शासक प्राय राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र होते थे, यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही प्रांतों का प्रमुख बनाया जाता था। राजवंशी कुमार से यह मतलब है कि राजा का परिजन, राजा का परिजन को ही मुख्य प्रशासक बनाया जाता था, यानी हर प्रांत की जिम्मेदारी राजा के परिजन के पास होती थी या किसी आर्य पुत्र के पास होती थी। आर्य से अर्थ है, आर्य कोई जाति का नाम नहीं है। आर्य का अर्थ होता है कि भाई जो सुसंस्कृत हो, योग्य हो, शिक्षित हो, चरित्रवान हो, नैतिक हो, उसे आर्य कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आर्य से समझना है आर्य किसे कहा जाता था। प्रांत आहार या विषयों में विभक्त था। आगे हमें ध्यान देने की बात है कि भाई जो प्रांत होते थे उनको बांटा जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्हें आहार या विषय कहा जाता था। समझने की बात है कि जिस प्रकार आज कोई राज्य होता है तो राज्य के अंदर जो जिले होते हैं उसी प्रकार या आहार और विषय होते थे। तो ये हुआ प्रांतीय शासन, हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय शासन। अब हम देखेंगे भाई नगर में किस प्रकार के शासन होता था उस समय। नगर शासन प्रबंध जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्य होते थे उस मंडल में। उस मंडल के द्वारा नगर के पूरे प्रशासन का नियंत्रण किया जाता था, निर्देशन किया जाता था, संचालन किया जाता था। ये जो मंडल होता था ये 5-6 समितियों में विभक्त था।
6 समितियों में बटा हुआ था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। प्यारे विद्यार्थियों, हर समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे जो नगर के रखरखाव की, व्यवस्था की, प्रशासन की, उसका ध्यान रखा जाता था। जैसे कि सामान सही तोला जा रहा है कि नहीं, या कोई मिलावटी सामान तो नहीं दिया जा रहा है और ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया जा रहा है, विदेशी कोई बाहर से नगर में आ रहा है तो उसका ध्यान रखा जाता था इन समिति के द्वारा। अलग अलग समिति के पास अलग अलग जवाबदारी होती थी, जिम्मेदारी होती थी और समितियां अपना कार्य बखूबी करती थी। नगर के जो प्रमुख होते थे वो जो ग्राहक बना करके भेजते थे, दुकानदारों की जांच होती थी कि भाई वो सही जनता के साथ मूल्य पर वस्तु तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं भी यह पाया जाता था कि भाई जनता के साथ वस्तुओं के मूल्य में बढ़ा के लिया जा रहा है या मिलावटी सामान दिया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है राजा के खिलाफ, तो उसकी व्यवस्था वहाँ थी। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, नगर व्यवस्था के बाद में नगर शासन के बारे में हमने जाना तो 3 भागों में मुख्यतः बटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय शासन और नगर शासन। तो मौर्य प्रशासन बहुत ही सजग था। ये वर्णन जो बाहर से आते थे उस समय यात्री, उनके इतिहास में मिलता है किस प्रकार मौर्य प्रशासन बड़ा ही सजग और चुस्ती के साथ कार्य करता था। अब हम जानेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। मौर्यों की सेना के संगठन के लिए एक पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। यहाँ भी ध्यान रखने की बात है भाई, 6 समितियाँ होती थी, हर समिति का कार्य अलग था, उसकी जिम्मेदारी अलग थी और उसकी भूमिका अलग थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना को 5 भागों में बांटती थी। 5 भागों में बांट करके उसके लिए सुविधाएं, आवश्यकताएं ये पूरी करती थी। पैदल, आश्व, हाथी, रथ और नौसेना। पैदल सैनिक होते थे जो पैदल युद्ध करते थे। अश्वरोही सैनिक, उनके लिए अलग समिति होती थी। हाथी की जो बटालियन होती थी उसके लिए अलग समिति होती थी। रथ की जो बटालियन होती थी उस समय रथों से भी युद्ध किया जाता था। और नौसेना, क्योंकि मौर्यों का प्रशासन, मौर्यों का साम्राज्य समुद्र की सीमा तक था, इसलिए मौर्यों के पास एक विशाल जो है नौसेना भी थी। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय मौर्यों के पास विशाल सेना थी जिसकी सहायता से वो एकीकृत भारत का निर्माण कर पाए। अब हम जानेंगे मौर्यकालीन समाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय मौर्य काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इसी सामाजिक संगठन पर वो आधारित थी। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अंदर बटी हुई थी। ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन, अध्यापन, दान और शिक्षा का कार्य, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम सैनिक, युद्ध कौशल और रक्षा करना ये कार्य था। वैश्य का व्यापार, वाणिज्य, कृषि था और शूद्र का काम सेवा करने का था। तथा इनके अलावा अनेक अन्य जातियां वहाँ थी, जैसे निषाद, पार्श्व, व्रतकार, शता, विदेह, सूद, चांडाल आदि। उस समय इनमें जो है समाज विभाजित था। यह मौर्यकालीन समाज की बात आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य काल एक सुदृढ़ काल था। इस समय भारत ने हर क्षेत्र के अंदर उन्नति की, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर मौर्य समाज ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन्नत किया और आगे बढ़ाया। इसके बाद मौर्य काल में हम देखते हैं कि अशोक के बाद में जो राजा हुए, जैसे कुणाल, संप्रीत, दशरथ, रद्रथ, तो इन्होंने लगभग 50 साल तक ये शासन कर पाए और इसके बाद में मौर्य वंश समाप्त हो गया। अंतिम राजा जो वृत्रथ था, इसकी हत्या करके इसके सेनापति ने, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना 185 ईस्वी पूर्व के लगभग की है। तो शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व स्थापित हुआ और यह 73 ईस्वी पूर्व तक चला। तो प्यारे विद्यार्थियों, 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रथ की हत्या करके
शुंग वंश की स्थापना की। वह काफी अनुभवी योग्य व्यक्ति था। उसने अनेक जो है विजयी प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ भी किया। 2 बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया। प्यारे विद्यार्थियों, अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि उस काल में राजा जो होते थे वो एक यज्ञ करते थे। उस यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जितनी दूरी में घूम करके आ गया उतनी दूरी के अंदर, मतलब ये माना जाता था कि कोई राजा उसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और ऐसा उसने 2 बार किया। 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो ये साबित करता है कि पुष्यमित्र शुंग उस समय निर्विरोध भारतवर्ष का एक महान सम्राट था। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक और भागवत और देवभूति, ये राजा हुए इस वंश के, जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया और शासन कार्य किया। 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति को उसके अमात्य ने सिंहासन से उतार दिया। जैसा इस शासन वंश की स्थापना में हुआ कि सेनापति ने राजा को मार करके शासन प्राप्त किया और उस मित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार जो इस वंश का अंत हुआ और उसके अमात्य ने उसको सिंहासन में उतार दिया। इसके बाद में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। यह आंध्र वंश भी कहलाता है। आंध्र में सिमुग नाम के व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा और उसके बाद इस वंश में अन्य एक राजा हुए, लेकिन वो इतने योग्य नहीं हुए। 23वां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। उसने पश्चिमी क्षत्रियों को पराजित किया, यानी पश्चिम दिशा से, भारतवर्ष के पश्चिम दिशा से जो आक्रमणकारी आते थे, जो बाहरी आते थे, उन क्षत्रियों को पराजित किया और सुरक्षा की। इस वंश का 27वां शासक भी यज्ञश्री सातकर्णी भी प्रभावी शासक रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्यकालीन समाज के बारे में और शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में। इन्हें आप अपनी कॉपी में उतारें, इनका अध्ययन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। इस समय का फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन से जुड़े सुचारू रूप से, जिससे आपका अध्ययन आगे बढ़ पाए। आप जो है पाठ्य पुस्तक भी ले सकते हैं, पड़ोसी बालक है उसे 10वीं क्लास की पुस्तकें ले सकते हैं, आप 9वीं में 10वीं की ले सकते हैं, 8वीं में 9वीं की ले सकते हैं और घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इस समय का हर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए और शिक्षा से अपने आप को जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में हम शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु के पद पे आ पाए थे और भविष्य में भी ये इसी माध्यम से संभव है। यही एकमात्र माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी बालक इसको उतारेंगे, अपनी कॉपी के अंदर नोट